ऐसे मेरे प्यारे साथियों, वापस से स्वागत करता हूं। हर्षित सर वापस से आपके सामने प्रेजेंट है अपना एक और लेक्चर लेके। दोस्तों, हमने बहुत सारी बात अभी तक क्लियर कर ली थी। हम लोगों ने देखा कि आदर्शित पादप के अंदर किस प्रकार से विभाजन होता है, और मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर और बायोलॉजी के अंदर लगभग जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर में एक चीज़ बहुत खास और ध्यान देने वाली है, और वो एक बात यह है कि आप जितने भी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उन चैप्टर्स के डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ने वाली चीज़ जो होगी ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि डायग्राम ज़्यादातर बायोलॉजी को क्लियर कर देता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ डायग्राम्स को ड्रॉ किया था। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात और बोल रहा हूँ, और वो एक बात ये कि अभी तक हमने पिछले लेक्चर में, मतलब ये जो पिछले जो लेक्चर गए हैं इसी पादप की आंतरिक संरचना के, उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी कि पादप की आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा कि पादप की आंतरिक संरचना में लगभग 2 प्रकार के ऊतक आप लोग देखते हैं, जिसमें एक ऊतक आप बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं विभज्योतक, और दूसरा ऊतक होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोला ये बात, स्थायी ऊतक। घर के आसपास थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाइए, आप चाहे मेरे को कभी भी कैसे भी किसी भी कंडीशन में देख रहे हो, मगर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं रखिएगा मेरी क्लास में, उसके बाद आपको बाद में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस प्रकार की वृद्धि की, तो हम बोलते हैं कि विभज्योतक की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, शीर्षस्थ, मध्यस्थ और पार्श्व। शीर्षस्थ होती है शीर्ष पे, मध्यस्थ होती है पता है, और जो पार्श्व होती है वो वृद्धि करती है। बिल्कुल सही। दोस्तों, मैंने अब आपसे ये चीज़ बोली कि जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वो विभज्योतक क्या होगा। दोस्तों, शीर्षस्थ विभज्योतक वो विभज्योतक होगा जो विभाजन करने का कार्य करता है। मगर दोस्तों, शीर्षस्थ विभज्योतक के अंदर ही अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिद्धांत दिए गए हैं। ऐसे सिद्धांत जिन सिद्धांतों के द्वारा हम कोशिका के विभाजन की स्थिति को पहचान सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आखिर कोई भी कोशिका किस तरीके से विभाजन करती है। तो कोशिका के विभाजन को समझने के लिए हम जो पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे पढ़ते हैं, वो अलग अलग चीज़ों से मिला हुआ है। आइए ज़रा देखते हैं। दोस्तों, मैं मेरे टॉपिक को शुरू करने से पहले 2 चीज़ बोलूँगा। दोस्तों, एक बात तो ये कि आपके शरीर में जो विभाजन होता है, जो पादप के शरीर में विभाजन होता है, उसमें अंतर है। मैं आपको ये वाली बात पहले ही बता चुका हूँ कि आपके शरीर में जो विभाजन होगा उसे भी हम बोलेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है। मेरे पुराने लेक्चर प्लीज़ देखते रहिएगा, क्योंकि पुराने लेक्चर से नए वाले लेक्चर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। दोस्तों, समसूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। आपके शरीर में सारा विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। आपके यहाँ पे शरीर की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, और आपके शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही समझे आप, 46। दोस्तों, सेम अगर हम बात करें तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि पादप के अंदर भी विभाजन होता है, और पादप के अंदर जिस प्रकार का विभाजन आपको देखने को मिलता है, वो पादप के अंदर विभाजन जो होता है वो भी समसूत्री होता है। पादप की आकृति बढ़ेगी, समसूत्री विभाजन। मगर दोस्तों, एक बात जो आप सबको समझने बहुत ज़रूरी है कि पादप के अंदर जो विभाजन होगा वो पूरी पादप कोशिका विभाजन नहीं करेगी। वो पादप के अंदर कुछ स्थल होंगे जो कोशिकाएं विभाजन करती हैं, और मैंने आपको बताया था ऐसी कोशिका जो विभाजन करने का कार्य करेगी, ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं विभज्योतक की कोशिका। विभज्योतक की कोशिका का मतलब ऐसी कोशिका जो विभाजन करेगी, ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? विभज्योतक कोशिका। बिल्कुल सही समझे आप। तो विभज्योतक कोशिका मतलब विभाजन करना। बात सही है। तो पुराने वाले लेक्चर में हम ये सब चीज़ें तो यहाँ तक पढ़ के आए हैं। मेरे हिसाब से आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। मगर दोस्तों, आपकी बॉडी में तो एक कोशिका समसूत्री विभाजन कर रही है जो आपको दिखती है, मगर पादप के अंदर सभी कोशिका विभाजन करने का कार्य नहीं करती। बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। आपके शरीर में एक कोशिका विभाजन कर रही है, मगर पादप के अंदर केवल विभज्योतक क्षेत्र की कोशिकाएं क्या करेगी? विभाजन। क्योंकि उन्हीं को ही टेंडर मिल रखा है कि भैया विभाजन करना है, ओहो चलो भैया आप करो, हम तो नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, जो ऐसी कोशिका जो अगर आप देखें आपके शरीर के अंदर है और सभी कोशिका विभाजन कर रही हैं, तो इस प्रकार के विभाजन को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के विभाजन को हम बोलते हैं विस्तृत वृद्धि। यानी कि दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूं कि आप एक वृद्धि की बात करते हैं, जिस वृद्धि का नाम क्या है? विस्तृत वृद्धि।
दोस्तों विस्तृत वृद्धि क्या वृद्धि होती है? ऐसी वृद्धि जिसमें सभी कोशिकाएं क्या करती है? विभाजन। तो मैं लिख रहा हूं ऐसी वृद्धि या इस प्रकार की वृद्धि में, थोड़ा सा लाइन अच्छी बन जाएगी, इस प्रकार की वृद्धि में सभी कोशिकाएं विभाजन करने का कार्य करती है या सभी कोशिकाएं विभाजन करती है। सभी कोशिकाएं विभाजन करती है, यानी कि इस प्रकार की वृद्धि में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिकाएं क्या करेगी? विभाजन। और दोस्तों इस प्रकार की वृद्धि को आप एक नाम और बोलते हो, इसे आप बोलते हो डिफ्यूज्ड ग्रोथ। यानी कि अगर देखा जाए तो सभी कोशिकाएं विभाजन करती हैं, जबकि पादप के अंदर तो आपको पता है केवल विभज्योत तक की कोशिकाएं विभाजन करती हैं। तो आपका एक क्वेश्चन सर इस प्रकार का विभाजन मिलेगा कहाँ पे? दोस्तों ये मिलेगा दो जगह पे। तो अगर हम इसके उदाहरण लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार का विभाजन मिलता है जंतुओं में एवं शैवाल और कवक में। तो दोस्तों शैवाल और कवक में और जंतुओं में इसी प्रकार का आपको क्या देखने को मिलेगा? विभाजन। बात सही है दोस्तों। मगर हमने ऐसा भी देखा कि जो कुछ शैवाल होता है ना, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, भूरी शैवाल में अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें केवल शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन पाया जाएगा। तो शीर्षस्थ कोशिका में क्या पाया जाएगा? विभाजन पाएगा। अगर हम बात करेंगे किसकी? भूरी शैवाल। यानी कि अपवाद तो बायोलॉजी में हर जगह हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है? अपवाद। दोस्तों अपवाद स्वरूप अगर हम नाम भी याद रखना चाहें तो एग्जाम्पल भी आप लोग याद कर सकते हैं, दैट इज अ फाइकस। ये एक एग्जाम्पल है जो भूरी शैवाल के अंदर केवल शीर्ष की कोशिका विभाजन करती है, जबकि मैंने ऊपर क्या लिखा? जंतुओं में और ज़्यादातर शैवालों में जो कोशिकाएं होती हैं वो विस्तृत वृद्धि करती हैं। विस्तृत वृद्धि का मतलब जितनी भी कोशिकाएं आपको दिख रही हैं वो सभी कोशिकाएं क्या करेंगी? विभाजन। कितना अलग चीज़ है, बात समझ में आई? आगे दोस्तों अब अगर हम बात करें तो इसी बेस पे हमने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम बोलते हैं एपिकल सेल थ्योरी। या इसे हम दूसरा नाम बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। दोस्तों दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। एक का नाम था नेजेली, वे हॉफमिस्टर। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार बात क्या थी? इन्होंने एक ही बात बोली थी। इन्होंने बोला था कि जो शीर्षस्थ कोशिका होती है ना, यानी कि जो कोशिका का जो आप समूह बोल रहे हो विभज्योत तक, वहाँ पे केवल एक ही कोशिका उपस्थित होती है। तो यहीं पे लिख रहा हूँ, इनके अनुसार शीर्षस्थ विभज्योत तक एक कोशिका
बना होता है। और दोस्तों उदाहरण भी इसका लिखना पड़ेगा क्योंकि अपन सभी का उदाहरण लिख रहे हैं। दोस्तों इसका उदाहरण है टेरिडोफाइटा व ब्रायोफाइटा। अब यहाँ पर मेरे कुछ दोस्तों को एक छोटा सा डाउट आएगा, सर ये टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा आखिर है क्या? दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज़ और केवल आपको इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अभी आपको बता रहा हूँ, और वो चीज़ ये है कि हम लोगों ने ऐसा देखा कि एग्जैक्टली जो पादप जगत होता है ना, उसको आप अलग अलग तरीके से विभाजित कर देते हो। मतलब पादप जो जगत होता है वो एक तरीके का नहीं होता, आप उसको दो अलग अलग तरीके से विभाजित कर सकते हो। एक बार पहले इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं एक आपको चीज़ बता दूंगा कि आखिर टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा है क्या। स्क्रीनशॉट हो गया? ओके, देखते हैं अब। दोस्तों यहाँ से बस मैं ऊपर वाली चीज़ तो चाहे आपके लिए लिखे रहने देता हूँ, बट नीचे वाली चीज़ों को मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, मिटा देते हैं। देखो इसको, अब देखो क्या करना है। दोस्तों आप लोगों को लिखना है एक छोटी सी चीज़ जिसका नाम है पादप जगत। दोस्तों पादप जगत अगर देखा जाए तो दो चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब पादप जगत को हमने आगे दो जगह पे विभाजित किया है, जिसमें एक का नाम होता है क्रिप्टोगेम्स और दूसरे का नाम होता है फेनेरोगेम्स। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टोगेम्स को आप आगे की तरफ वापस से तीन भागों में विभाजित कर देते हो। तीन भाग होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बात सही है दोस्तों। आगे थैलोफाइटा को ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में से आप जो थैलोफाइटा है इसको वापस से तीन भाग में विभाजित कर सकते हो। एक होता है कवक, एक होता है शैवाल और एक होता है लाइकेन। अभी देखते जाइएगा, मैं इन सबको भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा आपको। अगली चीज़ दोस्तों, फेनेरोगेम्स को आप आगे दो भाग में विभाजित कर देते हो। दोस्तों यहाँ तक की सारी बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं फेनेरोगेम्स को। एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। तो दो चीज आप डाल दोगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दोस्तों आगे जाके फिर एंजियोस्पर्म को भी दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, जिसमें एक भाग होगा जिसे आप बोलते हो एक बीजपत्री और एक भाग होता है जिसे आप क्या बोलते हो, द्विबीजपत्री। एक्चुअली मेरे को देखो ये सब कुछ समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी हमने एक थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक चीज़ पढ़ी जिसमें हमने उदाहरण पढ़ा जिसके अंदर हम लोग उदाहरण में ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, तो दिमाग में एक डाउट आता है कि सर आखिर ये ब्रायोफाइट्स है क्या। दोस्तों पादप के अंदर अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो पादप की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ उपस्थित है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी भी हमने पादप की पूरी वैरायटीज़ को तो ढूंढा ही नहीं है, ढूंढ ही नहीं पाए हम आज तक भी। और हम जो पादप की पूरी वैरायटी को आज तक भी नहीं ढूंढ पाए तो उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि पृथ्वी भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आज तक मनुष्य पहुँच ही नहीं पाया।
और दोस्तों अगर ऐसी बात करें तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी, ऐसी बहुत सारी पादप की किस्में होंगी जो आज भी इंसान से बहुत दूर है, मगर जितनी भी हमको पादप की किस्में मिलती हैं हमने उनको एक अच्छे से उनको क्लासिफिकेशन या उनका वर्गीकरण कर लिया। अब दिमाग में एक चीज़ आती है, सर आखिर आज आप ये क्या बात बता रहे हो जिसका नाम है वर्गीकरण। दोस्तों ये बात तो आप भी समझते हो कि अगर मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, आपने भी अपने घर में वर्गीकरण कर रखा है। कैसे कर रखा है दोस्तों? आपको पता है कि अगर आपको किचन का या शुगर कोई भी सामान चाहिए, ठीक है, या तो शुगर चाहिए या टर्मरिक मतलब हल्दी वगैरह कुछ भी चीज़ चाहिए, तो आप लोग किचन में ही जाओगे, आप लोग नो डाउट गेस्ट रूम में नहीं जाओगे। इसका मतलब ये है कि किचन के अंदर आपको पता है जितना भी खाने पीने का सामान है भैया वो सब किचन में मिलेगा। ले दे के जब भी थोड़ा बहुत भूख भूख लगती है फर्स्ट क्लास पहुंचते होंगे और पहुंचने के बाद फर्स्ट क्लास खा लेते हो किचन में जाके। ऐसा कोई है जो वॉशरूम में जाके खाता हो? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये चीज़ पता है कि हमने वर्गीकरण कैसे किया। दोस्तों वर्गीकरण की मैं दूसरी बात आपको बताऊं, वर्गीकरण की दूसरी बात तो कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी कि जैसे मान लीजिए आज आप 11th क्लास में हैं, क्या 9th क्लास में जब आपके पास साइंस थी तब क्या, या 9th से पहले की मैं बात कर सकता हूँ, हो सकता है किसी के 9th क्लास में अलग अलग कॉपीज़ बना ली हूँ, मगर एक टाइम ऐसा था जब साइंस एक ही थी। अब दोस्तों विज्ञान की 3 शाखाएं हो गई। एक हो गई आपकी विज्ञान जिसे आप बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी दोनों पढ़ते हो। एक आपकी हो गई जैसे वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, ठीक है, यानी कि 2 भाग बांट दिया आपने। एक आपने फिजिक्स कर ली, एक केमिस्ट्री कर ली। अब केमिस्ट्री भी आप आगे जाके रसायन शास्त्र भी अलग अलग भागों में बांट लेते हो, कार्बनिक, अकार्बनिक और फिजिकल। तो कहीं ना कहीं आप लोग वर्गीकरण करते रहते हो। कब? वर्गीकरण तब होता रहता है जब जटिलताएं बढ़ती है, और पृथ्वी के ऊपर तो जटिलताएं बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पृथ्वी के ऊपर इनकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, वो कोई कम वैरायटीज़ नहीं है, बहुत सारी वैरायटीज़ पृथ्वी पे आज भी इन सब चीज़ों की मिलती है। अब दोस्तों हम लोग ये कहते हैं कि पादप जगत में 2 चीज़ होती है, और ये क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स का विभाजन किया गया है एक चीज़ को देखते हुए। वो क्या दोस्तों? जड़, तना और पुष्प, ठीक है, जड़, तना, पुष्प वगैरह को देखते हुए तो हमने 2 भागों में विभाजन कर दिया, क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स। दोस्तों क्रिप्टोगेम्स सबसे निम्न श्रेणी के पादप आते हैं, इसमें सबसे निम्न श्रेणी के। तो क्रिप्टोगेम्स को 3 भागों में विभाजित किया हमने। कौन कौन से? हमने किया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होते हैं? जिनमें थैलस पाया जाता है, छोड़िए अभी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। थैलोफाइटा को हमने आगे 3 भागों में विभाजित किया, कवक, शैवाल और लाइकेंस। दोस्तों ये जो कवक होता है इसे ही आप बोलते हो फंजाई, तो कई बार आप देखते हो लिखा हुआ। शैवाल को आप बोलते हो एल्गी, ठीक है। कवक और शैवाल का सहजीविता का संबंध होता है जिसे हम बोलते हैं लाइकेन। कवक और शैवाल का सहजीविता का संबंध, आप जानते हो सहजीविता, जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद करते हो, ये इसकी मदद करेगा, ये इसकी मदद करेगा। बात सही है। इसका मतलब हमने एक चीज़ पढ़ी क्रिप्टोगेम्स, जिसके अंदर हमने कई सारे एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। अगला होता है दोस्तों फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स को हम आगे जाके 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक भाग होता है जैसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी कि नग्न बीजी, यानी कि बीज नग्न होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि जिनके ऊपर कवरिंग पाई जाए। एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जिसमें बीजपत्र एक होगा, अभी तो इतनी सी बात याद रखो, एक बीजपत्र तो एक बीजपत्री, 2 बीजपत्र तो द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री के बीज का डायग्राम तो मैंने आपको बना भी दिया। आज इसी चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री ही पढ़ना है हमें, तो इसलिए ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से सहायता भी करेगा। तो एक ये चीज़ जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बात क्लियर है कि मैंने ब्रायोफाइटा या कुछ भी चीज़ में लिखता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि सर क्रिप्टोगेम्स की बात कर रहे हैं। गॉट दिस? अच्छे से नॉर्मल ना? बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। नोट करो फटाफट से यार, आगे भी तो चलना है, आगे चलना है, ठीक है भैया, नोट करो। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर अच्छे से समझ में आ गया, पूरे की पूरी बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में, और वो जो चीज़ है वो क्या है ज़रा देखते हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों, एक सिद्धांत तो अभी तक हमने पढ़ा, जिस सिद्धांत का नाम था शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, यानी कि शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत में तो एक ही कोशिका होगी जो उपस्थित होगी। और अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जड़ को और तने दोनों को ही विकसित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा सिद्धांत और आता है, और दूसरा सिद्धांत जो था वो एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम था हेनिस्टीन। तो हेनिस्टीन ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? उस सिद्धांत को हम बोलते हैं उत्तक जन सिद्धांत। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं उत्तक जन सिद्धांत।
दोस्तों इस सिद्धांत को एक नाम और बोला जाता है, इसे बोला जाता है हिस्टोजन थ्योरी। तो इसका एक नाम और नाम क्या है? हिस्टोजन थ्योरी। दोस्तों एक वैज्ञानिक, जिन वैज्ञानिकों ने इसको दिया था उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? सबसे पहले तो इसको कवर कर देते हैं अपन। और एक वैज्ञानिक जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, उस सिद्धांत वैज्ञानिक का नाम क्या था? दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम एग्जैक्टली जो था वो था हैंस्टीन। हैंस्टीन, ठीक है। दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिद्धांत था, और इस सिद्धांत को मानने के बाद हम ऐसा बोलते हैं कि इस सिद्धांत को देने वाले जो हैंस्टीन थे, उसके बाद ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा माना गया जिस चीज़ के लिए, वो था मूल, यानी कि जड़ के लिए। यानी कि हम एक बात बोल सकते हैं, तो यह सिद्धांत मूल संगठन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। यानी कि दोस्तों आप एक चीज कहते हो, आप ये कहते हो कि जो जड़ होता है ना, यानी कि जड़ के लिए सर्वाधिक जो सिद्धांत दिया गया, वो सिद्धांत माना गया, वो था कौन सा सिद्धांत था? ऊतकजन्य सिद्धांत। बात सही है दोस्तों। अब हम आगे एक बात और कर लेते हैं, और वो एक बात क्या है दोस्तों? जो ऊतकजन्य सिद्धांत होता है, इसके अंदर हमने तीन प्रकार के ऊतकजन्य पढ़े, यानी कि 3 प्रकार की हमने लेयर्स या ऊतकजन्य पढ़े। कौन कौन से थे आइए देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार तीन ऊतकजन्य क्षेत्र या विभज्य ऊतकी क्षेत्र उपस्थित होते हैं। तीन कौन कौन से हैं दोस्तों? आइए देखते हैं दोस्तों। एक है ये ए, फिर बी और फिर है सी। दोस्तों ए को हम बोलते हैं डर्मेटोजन, जो बी होता है उसे हम बोलते हैं पेरिबेलम, और लास्ट वाले को बोलते हैं हम प्लीरोम। डर्मेटोजन को इंग्लिश में भी हम एक नाम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं त्वचाजन। दूसरे वाले को हम बोलते हैं वल्कुटजन, और जो तीसरा है उसे हम बोलते हैं रंभजन। बात सही है दोस्तों। जरा डायग्राम बनाया जाए इसका, क्योंकि मैंने आपसे बोला था डायग्राम के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम। इजी है, बन जाएगा सबसे, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा जरा। दोस्तों मैंने 3 प्रकार के अलग अलग आपको डायग्राम से बनाया, और 3 प्रकार के मैंने अलग अलग चित्र यहाँ पे आपको प्रदर्शित किए हैं। और ज़रा देखते हैं अभी ये क्या चीज़ है। मैंने आपको एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है जो मूल का डायग्राम है, और इस सिद्धांत के अनुसार दिया गया था।
दोस्तों 3 अलग अलग मार्किंग कर देता हूँ। ऊपर वाला जो ये है ए, ये है बी और ये है सी। बात सही है। ABC मैंने मार्क कर दिए, जो ABC मैंने यहाँ दिखाए हैं, जिसमें एक को हम बोलते हैं डर्मेटोजन। तो ये तो हो गया डर्मेटोजन, ये हो गया पेरिबेलम और ये हो गया प्लीरोम। डर्मेटोजन का दूसरा नाम क्या है? त्वचाजन। बीच वाले का दूसरा नाम क्या है? वल्कुटजन। और तीसरे का तीसरा एक नाम क्या है? रंभजन। दोस्तों एक बात है ना, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, अभी यहाँ पे हो सकता है ऐसी कुछ टर्म्स आए जो अभी आपने कभी नहीं सुनी हो, मगर एक बार के लिए वो वाली टर्म केवल पढ़ लीजिए यहाँ तक। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे चलता जाएगा ना, वैसे वैसे हम वो सारी टर्म्स को क्लियर करते जाएंगे। तो चैप्टर को आगे चलने दीजिएगा, हम सारी टर्म्स को क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छे से। दोस्तों अब मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है त्वचाजन। दोस्तों त्वचाजन जो होता है ये क्या निर्माण करता है? एक स्तरीय अधिचर्म का निर्माण। तो पहला पॉइंट, एक स्तरीय अधिचर्म का निर्माण, यानी कि एक स्तर की जो अधिचर्म होगी वो आप बना लेंगे इससे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे, वो दूसरी चीज़ क्या है? जो दूसरी बात है वो क्या, त्वचाजन के बाद हम दूसरी चीज़ क्या ले आते हैं, आगे आते हैं, जिसका नाम है वल्कुटजन। दोस्तों त्वचाजन के नीचे का जो आप हिस्सा देख रहे हो ये वल्कुटजन है, और जो वल्कुटजन की कोशिकाएं होती है ये बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। जैसे केवल और केवल नाम को याद रखिएगा, ये बनाती है जैसे हाइपोडर्मिस, ये बनाती है अंतःचम। जितनी भी वल्कुट की कोशिका होती है वो भी यही बनाती है। वल्कुट को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स की कोशिका। वो कौन बनाएगी? वो बनाएगी वल्कुटजन। बात सही। और जो तीसरा और आखिरी हमारे पास यहाँ पे बचता है, वो तीसरा क्या है? वो तीसरा है हमारे पास, जिसका नाम है रंभजन। दोस्तों ये निर्माण करेगा परिरंभ का। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। दोस्तों 3 हैं जिसको हमने अलग अलग तरीके से बताया, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो सिद्धांत दिया गया, वो सिद्धांत जिस वैज्ञानिक ने दिया, उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? हेनिस्टीन। उन्होंने शीर्षक विद्योतक के लिए अपना एक सिद्धांत दिया। एक सिद्धांत तो अभी हम पढ़ चुके, जो नेजली और हॉफमिस्टर ने दिया था, जिसका नाम क्या था? एकल कोशिका सिद्धांत, जो ऊपरी पर था। एपिकल सेल थ्योरी, शीर्षक कोशिका सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। मगर जो दूसरा सिद्धांत था, जो उस सिद्धांत से ज़्यादा डेवलप है और उस सिद्धांत से ज़्यादा माना जाता है, उस सिद्धांत का नाम क्या था? उस सिद्धांत का नाम था, जिसको हम क्या कहते हैं? ऊतकजन सिद्धांत। दोस्तों जिस वैज्ञानिक ने ऊतकजन सिद्धांत दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम था हेनिस्टीन। हेनिस्टीन का ये वाला सिद्धांत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बहुत सारी चीज़ें दुनिया को समझाई भी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि मेरा जो सिद्धांत है वो मूल के लिए बहुत ही परफेक्ट सिद्धांत है। इन्होंने बोला और बाद में दुनिया ने माना भी इस चीज़ को। दोस्तों मूल के लिए इन्होंने बोला कि 3 प्रकार के लेयर होते हैं। जिन 3 प्रकार के लेयर को इन्होंने बताया कि सबसे बाहरी बार जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डर्मेटोजन। दूसरी जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिबेलम। और जो तीसरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्लीरोम। तो डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लीरोम, ये 3 अलग अलग लेयर इन्होंने यहाँ पे आपको दिखा दी। दोस्तों डर्मेटोजन जो होती है वो देखो, ये मैं वृद्धि दिखा रहा हूँ कि इसकी वृद्धि किस तरफ होती है। पेरिबेलम की वृद्धि भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और प्लीरोम की वृद्धि भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर की तरफ।
कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि याद रखिएगा ये वाला प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट। ये इनफैक्ट बहुत बार पूछ भी लिया जाता है और हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिद्धांत जो माने गए हों और जिन सिद्धांतों का व्यापक तरीके से उपयोग हो रहा हो समझाने के लिए, उन सिद्धांतों के बारे में तो भला कहना ही क्या। तो ये उस तरीके का सिद्धांत है जिसको आसानी से बताया जा सकता है। बात क्लियर। तो पहला जो सिद्धांत हमारे पास आया, उस सिद्धांत के बाद दूसरे सिद्धांत में हमने देखा त्वचाजन, यानी कि ऐसी चीज़ जो बाहर की तरफ निर्माण करती है अधिचर्म का। उसके बाद हमने बात किया दूसरा जिसका नाम था वल्कुटजन। वल्कुटजन निर्माण करते हैं अंदर की तरफ वल्कुट्स का। और हाइपोडर्मिस, आप कहोगे सर हाइपोडर्मिस क्या होता है? दोस्तों मैं बता देता हूँ, मगर अभी आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। जो तने की अधिचर्म होती है ना, उसके जो नीचे एक और लेयर होती है ऐसे ऐसे, इसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो ऐसे आप याद रखना, तने की अधिचर्म के नीचे ऐसे लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। और अगली चीज़ होती है दोस्तों रंभजन। रंभजन का मतलब होता है कि अंदर का और बाकी का जो भी एरिया है संवहन ऊतक वगैरह से रिलेटेड, जिसमें जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो उस जगह पे हम सबको कहाँ क्लियर करते हैं? रंभजन में। यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यह सिद्धांत ना प्ररोह शीर्ष, इसका मतलब होता है शूट एपेक्स, के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यानी कि प्ररोह शीर्ष जो होता है ना, प्ररोह शीर्ष का मतलब आप जानते हो, ये अगर ऊपर प्ररोह का शीर्ष है तो ये जड़ का शीर्ष है। तो ये वाला सिद्धांत केवल जड़ के लिए माना जाता है, प्ररोह के लिए नहीं। तो ऊपर वाले के लिए आप ये वाला सिद्धांत बिल्कुल नहीं माने, आप केवल और केवल इसके लिए माने, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था होती ही नहीं है। तो हम बोलते हैं कि पहला सिद्धांत जिसे हम बोलते थे शीर्षत कोशिका सिद्धांत, उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आया उसका नाम क्या हो गया? उत्तक जन सिद्धांत। बात क्लियर अच्छे से? डाउट तो नहीं है? तीसरा जो अगला वाला सिद्धांत आ रहा है ना, उससे पहले मैं इसके बारे में आपसे अभी और भी बात करूंगा, बट पहले एक बार ये नोट कर लीजिएगा, फिर हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। डन दोस्तों, यहाँ तक की सारी बात अच्छे से क्लियर है मेरे एक दोस्त को? बहुत ही बढ़िया। अब ज़रा थोड़ा सा और आगे चलें। दोस्तों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हम लोग एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप देखें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप, तो अगर हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप की बात करें तो एक बीजपत्री पादप में हिस्टोजन दो तो होते हैं। यानी कि आप ऐसा करिए, एक बीजपत्री पादप में जो थ्योरी के अंदर जो दिया गया था ना सारा का सारा, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, डर्मेटोजन, पेरिवेलम और प्लीरोम। बात सही है। मगर दोस्तों हम ऐसा कहते हैं कि एक बीजपत्री पादप में 4 प्रकार के होते हैं, और जो चौथा प्रकार होता है ना, वो निर्माण करता है गोपकजन का। अब आप कहोगे सर ये आखिर गोपकजन क्या है? बायोलॉजी के अंदर नो डाउट वर्ड्स की बहुत कमी रहती है, मगर मेरे साथ साथ मेरी बातें सुनते जाना तो कभी भी वर्ड्स की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों हम एक बात बोलते हैं जिसका नाम है गोपकजन। मैं ज़्यादा स्पीड से आपको ले भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड से लूँगा तो हो सकता है ये चीज़ें समझ में भी नहीं आए। तो दोस्तों गोपकजन जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं रूट कैप। याद रखिएगा जो रूट कैप होता है इसका निर्माण किससे होगा? तो दोस्तों मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि इसका निर्माण त्वचाजन से होता है, यानी कि डर्मेटोजन। बात सही है दोस्तों। अब आप कैसे बोलेंगे ये कि आखिर ये मूलगोप होता क्या है, जरा उसको देखते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो जड़ होती है वो कुछ ऐसी है। मान लीजिए ये जड़ है, ठीक है। जड़ के अंदर आगे आगे वाला हिस्सा जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये वो है जो है विभज्योतक के क्षेत्र। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझाने से पहले आपको एक बहुत छोटी सी बात कह देता हूँ। तो जड़ के अंदर अगर देखा जाए तो आगे ही आगे एक क्षेत्र प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं विभज्योतक के क्षेत्र। अगर आपको मेरी बात यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ, और शायद उसके बाद आपको मेरी ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप कभी भी जड़ का डायग्राम बनाते हैं तो एक तो नॉर्मल है जो आज तक आपने बनाई थी, मगर आज हम जड़ का डायग्राम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, और वो डायग्राम होगा दोस्तों कुछ ऐसा। दोस्तों जड़ के अंदर एक नीचे नीचे वाला क्षेत्र पाया जाता है ऐसा। देखो
मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ तो आपको समझने में और मुझे समझाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी, मुझको भी नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये बना दिया, दूसरे पे ऐसे करके ये बना दो, कलर डिफरेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिक्सिंग होगी नहीं, और तीसरे पे ये बना दो। बात सही है। अब यहाँ पर एक काम और करो, और वो काम क्या कि आप एक काम करना ब्राउन से, या आप तो आपके पास तो जो भी उपस्थित हो, ध्यान से सुनिएगा बस और देखिएगा ध्यान से डायग्राम को। दोस्तों ये एक डायग्राम में जड़ का, हमने एक डायग्राम किसका बनाया है, ये जड़ का। और जड़ के डायग्राम में मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। आगे आगे जो नीचे नीचे आपको क्षेत्र दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं विभज्योतकी क्षेत्र। इसके पीछे होता है इलोंगेशन क्षेत्र, इसे हम दीर्घीकरण क्षेत्र भी बोलते हैं। और ऊपरी पर दोस्तों ये होता है परिपक्वन क्षेत्र, जिसे हम एक नाम और बोलते हैं मैच्योरेशन। और विभज्योतकी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। और आगे की तरफ ये क्या प्रेजेंट है, ये है रूट कैप यानी कि मूल गोप। दोस्तों एक ही डायग्राम है जड़ का, और जड़ का ये डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आप देखिएगा, मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है, मैंने आपसे एक चीज़ ये कही थी कि जो जड़ होती है ना, उसके आगे आगे एक विभज्योतकी क्षेत्र प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतकी क्षेत्र। याद करिएगा राम और साम, एग्जैक्टली तो राम और साम आपको याद है, राम का मतलब रूट, साम का मतलब शूट। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हो कि अगर मेरे पास आज ये मार्कर है तो इस मार्कर में मैं 3 क्षेत्र आपको दिखा सकता हूँ। एक क्षेत्र तो आगे आगे वाला ये वाला क्षेत्र, जिस क्षेत्र को हम बोलते हैं विभज्योतकी क्षेत्र। विभज्योतकी क्षेत्र के पीछे बीच वाला ये वाला जो भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घीकरण। और उसके ऊपरी पर जो भाग है वो है परिपक्वन क्षेत्र। बात सही है। अब दोस्तों जब जड़ जमीन के अंदर जमीन को खोदती है, बात सही है, जब जड़ जमीन के अंदर जमीन को खोदेगी तो ऐसी स्थिति में एक काम होगा, क्या हो सकता है, आगे वाला ये वाला क्षेत्र डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि दोस्तों इसको बार बार संपर्क में आना पड़ेगा, किससे, मृदा से। तो हो सकता है ये वाला जो क्षेत्र है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो यहाँ से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। और दोस्तों अगर ये वाला कोशिका, ये वाला क्षेत्र नष्ट हो जाएगा तो फिर जड़ तो वृद्धि नहीं करेगी, क्योंकि जड़ की वृद्धि के लिए सबसे ज़रूरी होता है यही क्षेत्र, यही। तो इस क्षेत्र को बचाने के लिए पादप में एक बहुत छोटा सा काम होता है, और वो क्या कि पादप इस क्षेत्र को बचाने के लिए इस क्षेत्र के ऊपर की तरफ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर रखता है, जिस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो मूल गोप। अगर आप कहो मूल गोप बनता किससे है, तो मूल गोप बनता है डर्मेटोजन से। डर्मेटोजन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सबसे बाहर वाला क्षेत्र जिसे आप त्वचाजन बोलते हो, तो त्वचाजन के द्वारा मूल गोप का निर्माण हो गया। अब ये मूल गोप प्रोटेक्शन करने का काम करता है, बचाता है। जनरली अगर देखा जाए तो एक ही मूल गोप होता है एक रूट के अंदर, जनरली मतलब अगर आप एक जड़ बनाओगे तो वहाँ पे एक ही मूल गोप होगा। मगर अब आपसे कभी भी पूछा जाए कि क्या विभज्योतकी क्षेत्र बिल्कुल आगे होता है, तो आप बोलोगे नहीं। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो विभज्योतकी क्षेत्र थोड़ा सा पीछे होता है। तो दोस्तों इस स्थिति को आप क्या बोलते हो, दोस्तों आप बोलते हो जो विभज्योतकी क्षेत्र है यह उपशीर्षस्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सब टर्मिनल। सब टर्मिनल का मतलब कुछ पीछे की तरफ। देखा जाए तो होना इसको सबसे आगे चाहिए था, होना इस वाले क्षेत्र को सबसे आगे चाहिए था,
मगर ये क्षेत्र अपना प्रोटेक्शन करने के लिए अपने आगे एक कैप वाली स्थिति ऐसे लगा देता है जिससे ये वाला क्षेत्र बच जाता है। तो इस क्षेत्र को बचाया जाता है इस तरीके से, आप भी बचा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की जो कोशिकाएं पुरानी हो जाती है वो कोशिकाएं बना देती है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र की जो कोशिकाएं और पुरानी हो जाएगी वो बना देगी परिपक्वन क्षेत्र। यानी कि अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि सबसे नई कोशिका कहाँ पे होगी, बिल्कुल सही है, आप बोलेंगे सर विद्युत के क्षेत्र में। मैं बोलूँगा सबसे पुरानी कोशिका कहाँ होगी, आप बोलोगे परिपक्वन क्षेत्र में। बात सही है, ये वाला पॉइंट भी हम मेंशन कर रहे हैं। मूल में सबसे नई कोशिका कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र। और मूल में सबसे पुरानी कोशिका कहाँ होगी, परिपक्वन क्षेत्र। दोस्तों एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आपको और आए, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ये आए कि वो कौन सा भाग होता है जड़ के अंदर जहाँ से अवशोषण होता है, तो दोस्तों जड़ का अवशोषण तो वहीं पे होगा जहाँ पे मूल रोम होंगे। और मूल रोम कहाँ पे है, ये रे, इसे आप इंग्लिश में बोलते हो रूट हेयर। क्या बोलते हो आप, रूट हेयर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो रूट हेयर होता है वो कहाँ स्थित होता है, बिल्कुल आपके पास सही आंसर है, रूट हेयर परिपक्वन क्षेत्र में उपस्थित होगा। यानी कि मूल रोम परिपक्वन क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। जो बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। जल व खनिज लवणों का, खनिज लवण जानते हो ना, कार्बन मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। बात सही है दोस्तों। मगर ऐसे पादप, जो पादप जल के अंदर पाए जाते हैं, भाई जल के अंदर तो कोई मृदा है नहीं, तो आगे वाले हिस्से को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे रूट कैप नहीं पाई जाएगी, वहाँ पे पाया जाएगा रूट पॉकेट, जैसे पिस्टिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, जलीय पादप में मूलगोप के स्थान पर रूट पॉकेट उपस्थित होता है। दोस्तों मैंने आपको ये वाली चीज़ भी बताई कि रूट कैप और रूट पॉकेट ने क्या काम करना है वो आपने देख लिया, मगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। और वो बात ये है कि दोस्तों कई ऐसे पादप होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा क्या पाई जाती है, रूट कैप उपस्थित होते हैं। यानी कि अपवाद स्वरूप कुछ पादपों में एक से अधिक मूलगोप उपस्थित होते हैं। उदाहरण
केवड़ा, तो केवड़ा के अंदर एक से ज़्यादा मूलगोप आपको पाए जाएंगे। बिल्कुल मार्कर वाली चीज़ आप याद रखिएगा अच्छे से, नीचे नीचे वाला जो एरिया है वो क्या है, उसके ऊपर क्या है और उसके ऊपर क्या है, बता दिया आपको। इसके आगे ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसे इसको करते रहेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसमें जो कैप होती है, जो रूट कैप होती है, जो मूलगोप होता है, वो इसके आगे ऐसे लग के इसको बचाता है। बात सही है? तो यहाँ तक कि कहानी में किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हैं, अच्छे से बता दीजिए, देख लीजिए एक बार कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कंफर्म? ठीक है, नोट करिएगा यहाँ तक। अभी तक की बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी। अब इतनी बातें जितनी मैंने आपको अभी की है, इसी क्षेत्र में मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, और क्षेत्र की बात पे एक और क्षेत्र जिसका नाम है शांत क्षेत्र। दोस्तों हम लोगों ने ये चीज़ अभी तक देखी, हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा भी और हमने इस चीज़ को समझा भी। हम लोगों ने देखा कि आखिर हिस्टोजन जो सिद्धांत था उन्होंने क्या चीज़ हमें बताई थी। मगर दोस्तों हिस्टोजन सिद्धांत के साथ मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ कि एक चीज़ ऐसी है जो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दोस्तों उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है शांत क्षेत्र। क्या नाम है? शांत क्षेत्र, और इसे आप इंग्लिश में भी बोलते हो क्यूसेंट सेंटर। दोस्तों शांत क्षेत्र क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि शांत क्षेत्र के बारे में बताने वाला जो क्रेडिट है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्लोव्स। इन्होंने मक्का में से शांत क्षेत्र की क्या की थी? खोज की थी। और दोस्तों ये शांत क्षेत्र बहुत ही अलग और बहुत ही अनूठी चीज़ है। आप लोग अगर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में भी आएगी। आखिर दोस्तों ये शांत क्षेत्र क्या चीज़ है? दोस्तों इस शांत क्षेत्र को आप एक चीज़ बोल सकते हो, और वो क्या? दोस्तों वो चीज़ ये कि हम लोग ने अभी जो जड़ का जो डायग्राम पढ़ा था, मैं छोटा सा आपको बता रहा हूँ, उस जड़ के डायग्राम में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि बाहर की तरफ जो चीज़ उपस्थित होगी उसे हम बोलेंगे त्वचाजन। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और बोली है, खैर इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए इसी डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए ये तो है मूलगोप, और दोस्तों यहां पे मान लीजिए जो ये है त्वचाजन। तो दोस्तों त्वचाजन और मूलगोप के बीच में यहां पर जो एरिया उपस्थित होता है ना, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? शांत क्षेत्र। आप कहेंगे सर आखिर ये शांत क्षेत्र क्या होता है? दोस्तों क्लोव्स ने ऐसा बताया कि इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती है ना, ध्यान से सुनिएगा और फिर इनका मतलब समझाऊंगा। उन्होंने बोला कि इस क्षेत्र की कोशिकाएं कम सक्रिय होती है या फिर निष्क्रिय होती है। तो इस क्षेत्र की कोशिकाएं कम सक्रिय या फिर असक्रिय होती है। तो ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, शांत पड़ी रहती है। मगर जिस स्थिति में इनको लगता है कि आगे की तरफ जो और कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो रही हैं, नष्ट हो जाती हैं, उस स्थिति में इस शांत क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार क्या करने लग जाती हैं?
विभाजन। और दोस्तों इस शांत क्षेत्र की कोशिकाओं के पास बहुत सारी खूबियां उपस्थित होती हैं। क्या क्या खूबियां हैं दोस्तों? पहली चीज तो जो डीएनए की मात्रा होती है ना, वो कैसी होगी? कम। दूसरी चीज, जो इसमें प्रोटीन होगा वो भी क्या होगी? कम। जो इसमें केंद्रक होगा छोटा होगा। और दोस्तों इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि हल्का या कम क्या होगा इसमें? कोशिका द्रव्य। दोस्तों दो चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, वो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये उपस्थित कहाँ होती है? ये उपस्थित होती है दोनों क्षेत्रों के मध्य। दो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? जिनमें एक क्षेत्र तो होता है आपका कौन सा? त्वचाजन। और एक क्षेत्र आपका कौन सा होता है? मूलगोप। तो जो त्वचाजन और मूलगोप होता है उसके बीच में जो क्षेत्र उपस्थित होता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती है वो विभाजन नहीं करती, मगर जिस स्थिति में अगर मान लीजिए त्वचाजन की कोशिकाओं को कोई आघात होता है, वो टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, उस स्थिति में तो जड़ को वापस बनना है, और बनना है तो ऐसी स्थिति में यही कोशिकाएं वापस से क्या हो जाती है? सक्रिय। और सक्रिय होने के बाद विभाजन करती है, और विभाजन करने के बाद जो भी चीज़ नष्ट हो जाती है उसे वापस से क्या कर लेती है? उस चीज़ का निर्माण। तो ओवरऑल ये चीज़ हम समझते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं कि क्विसेंट क्षेत्र या शांत क्षेत्र क्या चीज़ होती है। ओवरऑल आज के पूरे लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी या सिद्धांत के बारे में बात की, जिसमें एक सिद्धांत था हमारा एकल कोशिका सिद्धांत या शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत था हमारा वो कौन सा था? बिल्कुल हिस्टोजन थ्योरी। डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लीरोम। तीन चीज़ याद रखनी है। ऊपर वाला हिस्सा बनाएगा, बीच वाला हिस्सा बनाएगा, नीचे वाला अंदर का हिस्सा बनाएगा। ये सब चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं, और इस तरीके से हमने दो थ्योरीज कंप्लीट की थी। दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर इन दोनों थ्योरीज के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, मगर अगर आप लोग कभी भी समझना चाहते हो पादप की आंतरिक संरचना, जड़ की या तने की भी, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। बात सही है? यहाँ तक कोई भी समस्या किसी को 100% श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करिएगा दोस्तों यहाँ पे। अब मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा बस, ठीक है? ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। चक दे बैठे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू दोस्त। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।